बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जून के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। अगर ज़िलेदार का एग्ज़ाम है पीपीएससी का, तो जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम है 29 जून को, वो पिछले 6 माह के करंट अफेयर ज़रूर करके जाएं। पीपीएससी जो करंट अफेयर टच करता है वो पिछले 6-8 महीने के जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उनके हवाले से ज़रूर 1-2 सवाल पूछ लेता है, वो ज़रूर करके जाएं। पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, कंप्लीट 100 मार्क्स का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं जो कि हमारे चैनल पे मौजूद है कि पेपर को आपने कैसे सॉल्व करना है पीपीएससी के, तो वो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं बेटा। जो पहला करंट अफेयर है आपको नज़र आ रहे हैं, ट्रंप साहब, तो इन्हें नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। तो कौन से कंट्री ने इन्हें नॉमिनेट किया है जी? पाकिस्तान ने किया है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है कि जी आप कैसे इसे कह सकते हैं कि इसने जो है ना जी ये अमन का जो है ना जी आप कहें कि एम्बेसडर है, इसने तो जंग शुरू की हुई है, जंग बल्कि मुसल्लत की हुई है ईरान के ऊपर। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई इनके ऊपर। तो एक तो ट्रंप साहब ने जो है ना इस जंग में एंट्री मारी, ईरान की और इजराइल की जंग में, और उसके बाद फ़ौरन जो है ना इजराइल को प्रेशराइज किया कि वो जो अमन का मुआहदा है वो पीस की तरफ, जंग बंदी की तरफ चला जाए, सीज़ फायर की तरफ चला जाए। इस तरह से कोशिश कर रहा है ये नोबेल पीस प्राइज़ के चक्कर में कि पाकिस्तान ने तो चलें नॉमिनेट कर दिया है, बाकी मुल्क भी नॉमिनेट कर दें, मैं जो है ना जी अमन करवा रहा हूँ। और कुछ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें से भी कोई फ्यूचर में जो है ना इसे नॉमिनेट कर सकता है। गल्फ़ कंट्रीज़ का आपको पता ही है कि ये, क्योंकि ये अब कोशिश करेगा हमास की और इज़राइल की जो जंग बंदी है गज़ा वाली वो भी करवा के इस तरह से और नोबेल प्राइज़ जो है ना मैं ले लूँ। तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान ने भी पहले से जो है ना उस कर दिया है, इन्हें नॉमिनेट कर दिया है, क्योंकि आपको पता है ट्रंप साहब जो है जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, अगर वो चाहें लेना तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, वो ले जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे जी, पाकिस्तान ने इन्हें सबसे पहले नॉमिनेट किया है कि इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग थी उसमें अपना रोल प्ले किया और 2 न्यूक्लियर ममालिक को जो एक न्यूक्लियर वार थी उससे बचाया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास नेटो समिट के हवाले से है, अभी चल रही है, जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी समिट चल रही है। इसके हवाले से सवाल आपके बन सकते हैं कि जी किधर हो रही है? ये नीदरलैंड में हो रही है बेटा। नीदरलैंड का आपको पता है पुराना नाम, हमारे पास हॉलैंड है, तो लैंड ऑफ फ्लावर्स भी कहती हैं इन्हें हम। तो नीदरलैंड में बेटा हो रही है। वैसे नेटो जो है इसके बारे में आपको पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 को ये बनी थी। अब इसके 32 मेंबर हो चुके हैं टोटल। आखिरी मुल्क स्वीडन है जिसने इसे ज्वाइन किया था। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स में है, बेल्जियम में है। तो ये एक किस्म का मिलिट्री अलायंस है बेसिकली, जो रशिया के खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ बनाया गया था। तो नेटो को नेटो क्यों कहती हैं? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक का वो वाला पोर्शन जो नॉर्थ में है, उसके साथ जो कंट्रीज लगते हैं वो नेटो का हिस्सा है, जिसमें एक मुसलमान मुल्क भी है जिसे हम तुर्की कहते हैं। टर्की जो है वाहिद मुसलमान कंट्री है जो कि नेटो का मेंबर है। ठीक हो गया जी। इसकी जो समिट है बेटा 24 से 25 जून के दरमियान में जो है ना नीदरलैंड में हो रही है। ठीक है जी। तो ये जो है ना जी आप हेग में, आपसे कहा जाए हेग में या आपको कहा जाए नीदरलैंड में, तो दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। तो ये एक क्वेश्चन था इनके हवाले से। पाकिस्तान ने रेलवे जो है ना रिस्टोर किया है, सियालकोट एक्सप्रेस जो ट्रेन थी, कितने सालों के बाद जी? आफ्टर 12 ईयर्स, 12 सालों के बाद पाकिस्तान ने कौन सी ट्रेन जी? सियालकोट एक्सप्रेस ट्रेन जो थी उसे रिस्टोर किया है, जो लाहौर से चलेगी, ये सियालकोट तक नारोवाल से होते हुए जाएगी। ठीक है जी, ये ट्रैक आपने याद रखना है। ओके, ये कितने सालों के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है जी MI6। आपको बताया गया ये आप कहेंगे इंटेलिजेंस एजेंसी है या सीक्रेट एजेंसी क्या लें, किसकी जी? इंग्लैंड की। MI6 MI5 ये नहीं की है,
ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री के अंदर पहली बार एक फीमेल जो है ना उन्हें चीफ लगाया गया है। 116 साल की इनकी हिस्ट्री है, उसमें पहली बार जो है ना जी लगाया गया है। किसे जी? इनका नाम है जी ब्लेज़े, नाम देखें ब्लेज़ी मैट्रीवली, ब्लेज़ी मैट्रीवली ही लिख लें। 18वीं चीफ है ये। MI6 1909 में तकरीबन ये बनी थी, तो इसे आप माइनस करेंगे तो तकरीबन 116 साल की जो हिस्ट्री है उसमें इन्होंने पहली बार जो है ना बनाया किसी एक फीमेल को चीफ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। MI6 मैंने बताया आपको यूके की है तो लंदन में होगा। 1909 में ये बनी थी। ठीक हो गया जी। तो इसके हवाले से इसका नाम याद रखना है आपने, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पाकिस्तान वन विच रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2025। तो पाकिस्तान का जो इसमें रैंक है वो आपने याद रखना है 31वां, 31 है हमारे पास। इसमें 31वां नंबर है, इंडिया का 10वां था। जो टॉप किया जिन मुल्कों ने उनमें आप देखें तो डेनमार्क जो था इसने टॉप किया है। दूसरे नंबर पे नीदरलैंड है, फिर यूके है। ठीक हो गया जी। तो ये पाकिस्तान का जो रैंक है वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा विच एयरलाइन नेम्ड वर्ल्ड सेफेस्ट एयरलाइन फॉर 2025। 2025 की सबसे सेफ एयरलाइन जो है वो कौन से मुल्क की एयरलाइन को कहा गया है? तो एयर न्यूजीलैंड के नाम से है एयरलाइन, और ये न्यूजीलैंड की ही एयरलाइन है। ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट जो एयरलाइन है इसे माना गया है, इंडेक्स जो जारी किया गया। तो इसका पहला नंबर था एयर न्यूजीलैंड का, फिर कंटास है, और फिर हमारे पास जो है ना जी कैथी पैसिफिक है। इस तरह से इनकी नंबरिंग है। नेक्स्ट है विच 5 कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2026 और 2027 का जो साल है, 2 साल के लिए आप नॉन परमानेंट मेंबर देखें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके टोटल 15 मेंबर हैं। इसमें 5 हैं परमानेंट, P5 जिन्हें हम कहते हैं, और 10 हैं हमारे पास नॉन परमानेंट। जो परमानेंट हैं वो तो बैठे हुए हैं, 1945 से ही वो चलते आ रहे हैं। जो नॉन परमानेंट हैं ये 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। फिर सर्कुलेशन चलती रहती है। ठीक है, जो पाकिस्तान है वो 2025 और 26 के लिए, पिछले साल पाकिस्तान इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना, 8वीं दफा बना पाकिस्तान। ये भी पूछ सकता है पाकिस्तान के बारे में, 2025 और 26 के लिए। ठीक है, पहली दफा 1952-53 में बना था। ठीक है, अल्फाबेटिकली ये चूज किए जाते हैं। तो अब जो है मेंबर बने हैं हर साल 5, मतलब टोटल 10 है। 2 साल के लिए 5 इस साल चले जाएंगे, 5 और आ जाएंगे। जो पिछले साल 5 आए थे वो अगले साल चले जाएंगे, उनकी जगह पे 5 आ जाएंगे। तो हर साल जो 5 हैं वो नए इलेक्ट हो रहे होते हैं और 5 जा रहे होते हैं। टोटल कितने हैं? 10 हैं। तो इसमें जो 5 अभी इसमें आए हैं 2026 और 2027 के लिए, कौन कौन से मेंबर? बहरीन इसमें शामिल हुआ है, कोलंबिया शामिल हुआ है, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC, लिटाविया, और साथ में लाइबेरिया। तो ये 5 मुल्क हैं जो अगले 2026 और 27 के लिए नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुए हैं 2 सालों के लिए। ठीक हो गया, इनमें से कोई एक नाम आपसे वो पूछ सकता है। यूएनओ कब बनी थी? आपको 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। 193 मेंबर कंट्रीज हैं टोटल यूएनओ के। नेक्स्ट है हु वन FIAH हॉकी मेंस नेशनल कप मलेशिया 2025। तो ये खबरों में था बेटा, इसके बारे में जरूर सवाल पूछा जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो था उसे शिकस्त हुई है और न्यूजीलैंड जीत गया। तो पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, रनर अप था पाकिस्तान। पाकिस्तान को शिकस्त कितने? 6-2 से 6-2 की जो है ना जी आप कहेंगे बर्तरी से जो है न्यूजीलैंड जीत गया है और पाकिस्तान हार गया है। तो टूर्नामेंट का क्या नाम है? मेंस नेशंस कप मलेशिया के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ? ये कोलालमपुर में। सवाल पूछा किधर होस्ट किया गया? इसे कोलालमपुर में होस्ट इसे किया गया है। तो बस इतना सा काफी है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। PM शहबाज शरीफ विजिट तुर्की।
तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने टर्की का विजिट किया था। डेट याद रखनी है आपने, 25 मई को गए थे। 2 डे विजिट था, 2 दिन का। बायलैटरल जो है जी ट्रेड और बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें और बेहतर करने के लिए जो है ना जी बहुत सारी बातों के ऊपर डिस्कशन हुई है। नेक्स्ट है जी पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर नेम्ड, उसका नाम क्या है पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर का, हु विन ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन अवार्ड इन दुबई। तो ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन अवार्ड जो है कौन सी पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर है जिन्हें दिया गया है, तो अनम शेर खान है जी, अनम शेर खान साहिबा हैं। 29 मई 2024 को जो है ना जी ने दिया गया था ये अवार्ड। तो ये आपने याद रखना, सरगोदा से इनका ताल्लुक है, फ्रॉम सरगोदा सिटी पुलिस स्टेशन से इनका ताल्लुक है। ठीक है जी, इनका नाम आपने याद रखना है। कहाँ दिया गया, दुबई में दिया गया। नेक्स्ट है बांग्लादेश कैंसल डिफेंस डील विद इंडिया। तो बांग्लादेश में आपको पता है रिजीम चेंज हुआ था, आप सॉफ्ट इनकलाब कह सकते हैं उसे। स्टूडेंट्स निकले थे, शेख हसीना वाजिद जो थी उन्हें भागना पड़ा था अपना मुल्क छोड़ के। तो उनकी जगह पे जो इस वक्त कंट्री को रन कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी कौन, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब। जबरदस्त पर्सनालिटी, नोबेल प्राइज दिया गया था इन्हें 2006 में। सवाल पूछा जाएगा आपसे कब इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, 2006 में। नोबेल विनर है ये। तो क्यों दिया गया, इन्होंने गरीबों का बैंक बनाया था, ग्रामीण बैंक। इन्होंने क्या बनाया, ग्रामीण बैंक बनाया, गरीबों का बैंक बनाया। इन्होंने कहा कि यार अमीरों को तो सारे देते हैं कर्जा, सारे पैसे देते हैं, कोई जमीनें रखवा के पैसे ले आता है, प्लज करवा के, कोई जो है ना जी गोल्ड रख के पैसे ले आते हैं। तो जिनके पास गोल्ड है उन्हें तुम पैसे दे रहे हो, क्या फायदा उसे देने का। उधर किस्म का बिजनेस है बैंकों का, इसमें आवाम को तो कोई फायदा है ही नहीं। इसने कहा मैं गरीबों का बैंक बनाऊंगा। इसने गरीबों का बैंक बनाया, उसे नाम दिया ग्रामीण बैंक। इसने लोगों को बगैर सूद के कर्जा देना शुरू किया और ये कहा जाता है कि 10 करोड़ लोगों को इस तरह से इसने गुर्बत से निकाला। तो जबरदस्त पर्सनालिटी बांग्लादेश की। तो लोगों ने इन्हें कहा कि जी आप हमारे क्या बने जी, लीडर बने, जो बांग्लादेश है उसे लीड करें। लेकिन तो इस वक्त जो है ना आप कह सकते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर थी उनकी जगह पे ये बैठे हुए हैं। सीट का नाम इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे क्योंकि वो इलेक्टेड होता है, उसके लिए इलेक्शन होना जरूरी था। तो इसे ऐसे ही बिठाया गया है, अभी जबरदस्ती ये बैठा और बांग्लादेश को लेके चल रहा है। अब पिछली जो गवर्नमेंट थी हसीना वाजिद की, वो इंडिया के करीब थी, उसका बाप शेख मुजीबुर रहमान वो भी इंडिया के करीब था। तो ये जब से आया है तो ये चाइना के साथ डील कर रहा है और इंडिया से दूर होता जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी इनकी मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ पिछले दिनों। तो इस तरह से जो है ना अब वो जो मतलब एक डिफरेंस था पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में, नफरत थी, उससे कुछ कम हुई। इंडिया के साथ इसके ताल्लुकात इसने ख़त्म करने की कोशिश की है। इंडिया के साथ इनके इशूज़ भी चल रहे थे, 1-2 डैम के ऊपर चल रहे थे, 1-2 और थे। तो अब जो है ना इसने डिफेंस डील वहाँ से हथियार खरीदने दे देते ही इंडिया से, वो भी इसने कैंसिल कर दिए। इंडिया आजकल इसके खिलाफ खूब तपा हुआ है, इंडिया की मीडिया और बाकी लोग वो जो है ना खूब जो है ना इसकी क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं डॉक्टर यूनुस की। लेकिन ये बंगालियों के लिए अच्छा है, उनके मुल्क को जो है ना अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। पाकिस्तान से अब ये चीनी खरीद रहे हैं, पिछले दिनों इनकी डील हुई थी पाकिस्तान की और बांग्लादेश की, हम अपनी जो चीनी है वो इन्हें बेच रहे हैं, शुगर। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच कंट्री साइन $1 बिलियन डील फॉर JF-17 थंडर जेट्स विद पाकिस्तान। तो रिसेंटली बेटा अजरबैजान, आपको पता मुसलमान मुल्क है, हमने ये पढ़ा था, कैस्पियन सी के साथ अजरबैजान तो मुसलमान मुल्क है, इनकी जंग भी हुई थी आर्मीनिया के साथ, तो हमने बड़ा सपोर्ट किया था इन्हें। नगार्नो कराबाख का जो इशू है वो अजरबैजान का और आर्मीनिया के साथ इशू है दोनों का। तो हम आर्मीनिया को नहीं मानते, लेकिन अजरबैजान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अभी इन्होंने 40, कितने बेटा 40, ये भी पूछ सकते कितनी तादाद है, 40 JF-17 थंडर खरीदने का जो है ना जी पाकिस्तान के साथ डील डन की है, साइन किए हैं। कितने बिलियन की डील है बेटा, $4.6 बिलियन की डील है। हम IMF के पास कितने डॉलर लेने जाते हैं, $1 बिलियन। हथियार बेच के कितना कमा रहे हैं, 4-6 बिलियन डॉलर।
अभी तक हमने जितने भी हथियार बेचे हैं उनमें से सबसे बड़ी डील ये अजरबैजान ने की है हमारे साथ। ठीक है, तो डिफेंस से भी पैसा कमाया जा सकता है। डिफेंस के ये जो चीजें हैं इन्हें सेल करके अमेरिका से तो कर रहा है, रशिया से तो कर रहा है, जट्स बनाता है, बेचता है, पैसे कमाता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। विच पाकिस्तानी बिकम फर्स्ट लंदन मेयर टू रिसीव नाइटहुड। तो अब लंदन का मेयर एक ही है, बड़े अरसे से खबरों में 2016 से बैठा हुआ है सादिक खान, ये तीसरी दफा भी इलेक्ट हुआ है सादिक खान। तो इसे 11 जून 2025 को क्या दिया गया जी, नाइटहुड का अवार्ड दिया गया, नाइटहुड का अवार्ड दिया गया इसे। तो इसके बारे में आपका सवाल बन सकता है, पाकिस्तानी नेशनल थे ये। नेक्स्ट है जी, एयर इंडिया का जो प्लेन था, जहाज जो था प्लेन, वो क्रैश हुआ, इसकी डेट याद रखने और कितने लोग इसमें मारे गए ये याद रखना है आपने। तो 12 जून को बेटा ये जो प्लेन था ये क्रैश हुआ, उड़ने के फौरन बाद जो है ना 2-4 मिनट के बाद जो है ना वो क्रैश कर गया, जिसमें तकरीबन सारे ही लोग जो थे वो इसमें मारे गए हैं, सिवाय एक बंदा बचा था। टोटल 242 लोग इसमें सवार थे, कितने, 242 का फिगर आपने याद रखना है। तो ये कहाँ हुआ, अहमदाबाद में हुआ। कहाँ हुआ, कौन से एरिया में हुआ, अहमदाबाद में हुआ बेटा, ये आपने याद रखना है। दूसरा जो है ना इसका नाम, इसका जो जहाज था उसका नाम एयर इंडिया फ्लाइट थी, कौन सी, 171 एयर इंडिया फ्लाइट। एयर इंडिया मतलब वो कंपनी थी और आगे फ्लाइट 171 है उसका नंबर था। ठीक है, कोड जिस तरह होता है जहाजों का। चाइना अनाउंस्ड वीजा फ्री एंट्री पॉलिसी इन चाइना फॉर विच 4 कंट्रीज। तो 4 मुल्कों के लिए चाइना ने वीजा फ्री जो है ना जी एंट्री पॉलिसी जो थी अपनी वीजे की वो जारी की है। वो सऊदी अरबिया के लोग वीजा फ्री चाइना जा सकते हैं, ओमान के लोग जा सकते हैं, कुवैत के जा सकते हैं और बहरीन के जा सकते हैं। 4 ममालिक को इन्होंने कहा जी आप वीजा फ्री आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं, चाइना ने ये पॉलिसी जारी की है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच पाकिस्तानी क्रिकेटर नॉमिनेट एज आईसीसी हॉल ऑफ द फेम 2025। तो इसमें पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं सना मीर साहिबा, इन्हें जी शामिल किया गया है हॉल ऑफ द फेम। इसमें होता है कि मतलब जो लोग अपने करियर के दौरान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे होते हैं तो उन्हें जो है ना जो उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए ये हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो टोटल इसमें जो है ना जी 7 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें मिस्टर धोनी इंडिया के हैं, मैथ्यू हेडन है, हाशिम आमला है, ग्रैमी समित है, डैनियल विटोरी है, सना मीर है एंड सारा टेलर हैं। माज़रत अगर कोई नाम मैंने सही ना पढ़ा हो, क्योंकि मुझे क्रिकेट का बिल्कुल भी शौक नहीं है और ना ही मुझे जो है ना इनके नाम आते हैं। ठीक है, इसमें से आपने सना मीर को याद रखना क्योंकि ये पाकिस्तानी है, तो इनके हवाले से सवाल बन सकता है आपका। ये तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इजराइल अटैक ईरान। आपको पता है इजराइल और ईरान की एक जंग हुई है, तो अभी तो एंड हो गई है, शुक्र है कि जो है ना 12 दिन की जंग थी। ये भी पूछा जाता कितने दिनों तक ये जंग चली, 12 दिनों तक जंग चली। शुक्र है जंग एंड हो गई है, किसी न किसी मुआहदे पे अब दोनों मुल्क पहुंच रहे हैं। तो इसराइल ने अटैक किया कौन सी डेट को, ये डेट याद रखनी है, 13 जून को। और जो है ना जी ये 12 दिन चली है इनकी। ऑपरेशन का नाम आपसे पूछा जा सकता है, ऑपरेशन राइजिंग सन जो था उस ऑपरेशन का नाम था, जो इसराइल ने शुरू किया था ईरान के खिलाफ, और कौन सी डेट को किया था, ये 2 चीजें याद रखनी है बस। ठीक है, फिर बदले में ईरान ने किया इसराइल के ऊपर अटैक। तो ईरान ने जो किया उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो था वो ईरान ने किया इसराइल के खिलाफ। इसमें मिसाइल भी मारे गए और बहुत सारा काम हुआ। वादा सादिक सोइम था कहते हैं इसे पर्शियन में। ठीक है, ये ईरान ने किया था इसराइल के खिलाफ। इसमें अमेरिका ने भी एक ऑपरेशन किया था, तो अमेरिका ने भी फिर ईरान पे हमला कर दिया। तो कब किया जी, डेट याद रखनी है। तो आपने 22 जून को किया। B2 बम्बर थे जो लेके आए थे मुदरफ ऑल बम, जो था वो बड़ा सारा बम जो लेके आया था, जिसे जो है ना जी आप मतलब जमीन के अंदर भी जो है ना वो मार कर सकता था। तो वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका ने उस ऑपरेशन का नाम दिया था। और वो ईरान के जो जोहरी जगहें हैं, फर्दो का प्लांट था, नतांज का प्लांट था और अस्फहान के 3 प्लांट के ऊपर उन्होंने बमबारी की। बंकर बस्टर बम भी कहते हैं उसे और मदर ऑफ ऑल बम भी कहते हैं।
तो 30,000 पाउंड जिसका वजन था, फर्दों पे उन्होंने अटैक किया, उसे नतांज पे किया और अस्फहान पे किया। ऑपरेशन का नाम याद रखना है कि अमेरिका ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम क्या था, डेट क्या थी, कौन से जहाज़ों के साथ गिराया उन बमों, बम के नाम क्या थे, बंकर बस्टर या फिर मदर ऑफ ऑल बम्स कहा गया इसे। ठीक है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है, इसके बारे में न्यूज़ चलती रही बड़े दिनों तक कि ईरान जो है ना जिसे बंद करने जा रहा है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है, गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है। तो दुनिया का जो 20% तेल है वो यहीं से गुजरता है। दुनिया की जो तेल है उसकी जो सप्लाई 20% है वो यहीं से गुजरती है इस स्ट्रेट से, और गैस की दुनिया की जो सप्लाई है उसकी 25% यहीं से गुजरता है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का 70% तेल इसी रास्ते से आता है, एशिया का 75% तेल इसी रास्ते से आता है। तो ईरान के पार्लियामेंट ने मंजूर किया था कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करने जा रहे हैं। अगर वो इसे बंद कर देते, यहाँ से चोक कर देते, दुनिया के अंदर जो तेल की कीमतें वो कहीं पहुंच जाती, दुनिया में तेल का बहरान पैदा हो जाता। ठीक है, लेकिन चलें, जंग खत्म हो गई, ये नौबत ही नहीं आई। ठीक हो गया जी, खबरों में था ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के बारे में। ये मिलाती है पर्शियन गल्फ को किसके साथ, गल्फ ऑफ ओमान के साथ। गल्फ ऑफ ओमान किसका हिस्सा, अरेबियन सी का हिस्सा। वो कह सकते हैं आपको अरेबियन सी को मिलाती है पर्शियन गल्फ के साथ। फिर पूछते हैं किसे किसे सेपरेट करती है। तो एक तरफ क्या है, ये ईरान है सारे का सारा, दूसरी तरफ हमारे पास यूएई है और ओमान है। ओमान का हिस्सा ये थोड़ा सा ऊपर वाला जो नोक है ये ओमान है। तो एक्चुअल तो हमें कहना चाहिए कि ये ईरान और ओमान के दरमियान में है, लेकिन कभी कभी पेपर में वो ओमान का ऑप्शन नहीं देता, वो यूएई का ऑप्शन दे देता है। तो वो भी ठीक होगा क्योंकि यूएई का हिस्सा भी यहाँ से लगता है अच्छा खासा। तो ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बारे में सवाल 2-4 बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी, देखिए जब बमबारी हुई, जंग हुई, तो ईरान इसका इजराइल का प्लान ये था, जिस तरह 6 डेज वार में इजराइल ने किया था कि मिस्र की सारी फौज को तबाह कर दिया था, उन्हें वापस हमला करने की जो उनकी कैपेसिटी थी वही खत्म कर दी थी। अभी भी उसने वही प्लान किया था, ईरान पे वैसे अटैक किए थे। ईरान का आर्मी चीफ मार दिया उन्होंने, जो टॉप की मतलब है कि लीडरशिप थी उस सारे को उन्होंने क्या किया, अटैक किया कि ईरान दोबारा जवाबी हमला कर ही ना सके इसराइल पे। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने क्या किया, ईरान आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने जो लोग थे दोबारा से एलोकेट किए और दोबारा से जवाब देना शुरू किया। यह नेचुरल था, कैलकुलेशन के बाहर थी ये चीज़। ईरानियों ने जब रिटेलिएट करना शुरू किया फिर इसराइल को समझ आई कि ईरानी ऐसे नहीं हारने वाले। तो ये उनके आर्मी चीफ थे जिन्हें शहीद किया गया। उनका नाम याद रखिएगा जी, कमांडर इन चीफ जो थे उनके जनरल सैयद अब्दुल रहीम मुसावी के नाम से ये मशहूर थे। तो इन्हें 13 जून को ही उन्होंने शहीद कर दिया। अब जो नए, अच्छा ये करंट है, 13 जून को इन्हें लगाया गया था। जो शहीद किए गए मेजर जनरल मोहम्मद बुगैरी साहब थे जी, मोहम्मद बुगैरी साहब को शहीद किया गया 13 जून 2025 को। इनकी जगह पे जो नए लगाए गए जो करंट हैं इस वक्त वो कौन है जी, हमारे पास जनरल सैयद अब्दुल रहीम मुसावी के नाम से मशहूर है। तो ये जंग में इन्होंने अपना रोल प्ले किया, इसलिए न्यूज़ में थे बार बार। करंट अफेयर का सवाल बन सकता है, करंट आर्मी चीफ कौन है ईरान के। तो मुसावी साहब जो हैं क्या है जी, सैयद मुसावी साहब करंट क्या है जी, आर्मी चीफ हैं ईरान के। और जबकि जो इनसे पहले थे जिन्हें शहीद किया गया वो मेजर जनरल मोहम्मद बुगैरी साहब थे जी, जिन्हें शहीद किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट ईवर वर्ल्ड मेडल इन वुमेन बॉक्सिंग। वुमेन की जो बॉक्सिंग होती है, पाकिस्तान ने पहली दफा जो है ना जी मेडल जीता है। तो किन्होंने जीता है जी, नाम किया जी, लूरा अकरम साहिबा जो है इन्होंने जीता है पाकिस्तान के लिए पहला जो था ना जी बॉक्सिंग का मेडल। और ये कहाँ पे हो रही थी, ये चेक रिपब्लिक में हो रही थी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैलेंज का चैंपियनशिप हो रही थी, किधर, कहाँ पे हो रही थी, ये चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक आपको पता है यूरोप का कंट्री है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो है मीटिंग हुई थी यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ। तो इसकी डेट याद रखनी और एजेंडा याद रखना है आपने। डेट थी इसकी 19 जून को। कहाँ हुई,
व्हाइट हाउस में, अमेरिका में व्हाइट हाउस में जो है ना इनकी मीटिंग हुई। और ये आप देखें कि जनरल आसिम मुनीर साहब एक तो 11वीं आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान आर्मी के, और इनका जो एजेंडा था मीटिंग का वो मिडल ईस्ट में कैसे हमने अमन कायम करना है ये डिस्कस करना था। मीटिंग में बहुत डिस्कस था रिसेंट मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट, और उसके बाद जो स्टेटमेंट दी थी ट्रंप ने वो भी याद रखनी है पाकिस्तान के बारे में। जब मीडिया ने पूछा उसने कहा दे नो ईरान वेरी वेल बेटर देन मोस्ट, दे नो ईरान वेरी वेल कि ये ईरान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बेटर देन मोस्ट तकरीबन सबसे ज्यादा। तो ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि इसने स्टेटमेंट क्या दी थी पाकिस्तान और ईरान के बारे में, ईरान के बारे में पाकिस्तान के हवाले से, या जो है ना मीटिंग का एजेंडा क्या था, जो मिडल ईस्ट में पीस कैसे होगा, टेररिज्म के हवाले से और बाकी टेक्नोलॉजी के हवाले से बातें किस तरह से हमने शेयर करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्राज़ील हॉट एयर बैलून जो था वो क्रैश हुआ, जिसके अंदर जो है ना जी 13 लोग जो थे वो क्या हुए जी, इंजर हुए। ठीक है, कब की बात है ये, किसकी, बस इसका कोई ऐसा सवाल नहीं बनेगा, ये वैसे ही जो है ना डाल दिया है बच्चों ने, इसे मैं रेज करता हूँ, इसे आप छोड़ सकते हैं। रिसेंटली विच यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान रैंक्ड एमंग 500 टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो उसने कहा जी कौन सी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी हैं जो 500 जो वर्ल्ड की जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें उनका नाम आया, उस रैंक में वो शामिल हो गई हैं। तो पाकिस्तान की आपको पता है 2 यूनिवर्सिटी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, एक नस्ट है और दूसरी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है। तो ये शामिल हुई हैं, पहली 500 जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें शामिल किया गया इन दोनों यूनिवर्सिटीज को, इनके आपने नाम याद रखने हैं। Which country recently launched a satellite named Zhanghang 102 to monitor natural disaster? तो नाम से आइडिया हो रहा है आपको, ज़ांगहांग जो है, चाइना ये वाले इस तरह के जो है ना नाम रखते हैं, चाइना वाले, जापान वाले और ये कोरिया शोरिया वालों के नाम इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो चाइना ने सैटेलाइट लॉन्च किया है नेचुरल डिजास्टर को मॉनिटर करने के लिए, और उसका नाम क्या है जी, हाँ जी, ज़ैंगहैंग 102। ठीक है जी, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम इसका नाम पूछा जाएगा आपसे। विच सिटी रिपोर्टेड सेकेंड कांगो रिलेटेड डेथ, मतलब कांगो के हवाले से दूसरी जो डेथ है वो कौन से सिटी में जो है रिपोर्ट हुई है, वो कराची में हुई है बेटा। सेकेंड कांगो वायरस जो डेथ थी रिपोर्टेड इन मलीर के अंदर। पाकिस्तान साइंड हाउ मच $1 billion डील विद ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ पाकिस्तान ने कितनी बिलियन डॉलर की डील की है, $1 बिलियन की हमने डील की है, किसके साथ, ADB के साथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये क्या करता है, एशिया की डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है। ADB क्या करता है, एशिया की डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलिपाइन में है। ये अक्सर सवाल बन जाता है, पाकिस्तान को ये $1 बिलियन देने जा रहा है। Which Pakistani athlete was recently named in 30 Forbes Asia list में शामिल किया गया। कौन से पाकिस्तानी एथलीट हैं जी, आपको पता है कि एक ही एथलीट है जिन्होंने आजकल आपको पता चर्चा है दुनिया में, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, अरशद नदीम साहब। तो ये जो है ना जी जेवलाइन थ्रो, जो निज़ा फेंकने वाला जो खेल है जेवलाइन थ्रो जिसे हम कहते हैं, उसमें इन्होंने पाकिस्तान को ओलंपिक्स में भी मेडल लेके आए। तो इन्हीं को ऐड किया गया है 30 फोर्ब्स एशिया लिस्ट जो है उसमें। 13 ICC वुमेन ODI वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय विच कंट्रीज। सवाल ये पूछा गया इसमें कि 13वां जो आगे चल के ICC वुमेन वनडे जो इंटरनेशनल क्रिकेट का वर्ल्ड कप है होने जा रहा है, कौन से मुल्क में, इंडिया और श्रीलंका इसे होस्ट करेंगे। 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक ये चलेगा। वुमेन का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, ठीक है, वनडे क्रिकेट का वो जो वर्ल्ड कप 2025 में होने जा रहा है, तो उसे कौन होस्ट करने जा रहा है, सवाल ये है। तो ये इंडिया और श्रीलंका दोनों करेंगे। 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक ये चलेगा। टोटल इसमें 8 टीमें होंगी।
नेक्स्ट है जी करंट स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली, तो मलिक अहमद खान साहब हैं जी, कसूर से हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक है। इनके असल में न्यूज़ इसलिए ऐड कर दिया गया है कि ये जो अभी बजट पास हो रहे थे, तो ये खबरों में आपको पता है बजट असेंबली का जो सेशन है उसे ये चेयर कर रहे हैं। करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जो करंट पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसके जो कैप्टन हैं उसके हवाले से सवाल हैं जी। तीनों सवाल बन सकते हैं। T20 का कैप्टन कौन है जी? T20 का जो कैप्टन है वो सलमान अली आगा साहब हैं, और ODI का वनडे क्रिकेट का मोहम्मद रिजवान साहब हैं, और टेस्ट का कैप्टन कौन है? शाह मसूद साहब हैं जी, शाह मसूद साहब हैं। तो तीन जो है ना जी, ये तीनों जो कैप्टन हैं इनके बारे में सवाल आपके बन सकते हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको नजर आ रही हैं। विच कंट्री ज्वाइन ब्रिक्स एज 10th पार्टनर कंट्री? तो वियतनाम है बेटा। तो इनके बारे में आपका सवाल बन सकता है क्योंकि ये न्यूज़ में है। ब्रिक्स आपको पता है कि दुनिया की ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज हैं, बट फ्यूचर जो है ना वो ब्रिक्स का और SCO का है, और इन दोनों को लीड करने वाले जो कंट्री हैं वो रशिया और चाइना है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाला रशिया और चाइना है। फ्यूचर भी इन्हीं का है। तो ब्रिक्स वैसे 2009 में ये टर्म इस्तेमाल की गई थी, पॉलिटिकल टर्म थी एक, बाद में फिर ये पूरी इनकी समिट होने लगी, और प्रॉपर ये दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं उनकी से समिट कह सकते हैं आप, ठीक है जी। आखिरी जो मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की वो काजान रशिया में हुई थी। काजान रशिया के अंदर लास्ट मीटिंग हुई थी 2024 वाली, ये पूछा जा सकता है आपसे। G7 की जो समिट 2025 वाली हुई है भी अभी हुई है, पिछले हफ्ते हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रंप जो था ये छोड़ के आ गया था, कनाडा में हो रही थी क्योंकि जंग चल रही थी ईरान के साथ, छोड़ के एक दफा आ गया था, फिर दोबारा बाद में गया था थोड़े से टाइम के लिए बस। तो G7 समिट जो है बेटा ये 15 जून से लेके 17 जून तक चली। कहाँ? ये कनाडा के अंदर चली। कनाडा कंट्री कौन सा है? कनाडा है वहाँ पे। G7 जो है ग्रैंड 7 कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी है, बड़े जो कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें कनाडा है 2, जिसमें UK है 3, जिसमें फ्रांस है 4, जिसमें जर्मनी है 5, जिसमें इटली है 6, जिसमें जापान है 7 मुल्क मेंबर हैं। रशिया को निकाल दिया था इसमें से 2014 में, जब रशिया ने हमला किया था क्रीमिया पे 2014 में। सवाल बनता है क्यों निकाला गया था रशिया को G7 से? क्रीमियन वार की वजह से रशिया ने हमला कर दिया क्रीमिया पे और कब्जा कर लिया था। क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है, ठीक है। G8 हुआ करता थी पहले, G7 है। 1975 में बनी थी ये G7, 1975 में बनी थी, ठीक है। रिसेंट मीटिंग इसकी कनाडा में हो रही थी, तो बस इसका कोई खास एजेंडा तो नहीं था क्योंकि जंग चल रही थी, ट्रंप पहले आ गया था छोड़ के, फिर बाद में दोबारा गया है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ ईरान टू पाकिस्तान? तो ये आपके 2-4 सवाल बनेंगे। पाकिस्तान का एम्बेसडर कौन है ईरान में, या ईरान का कौन है पाकिस्तान में, ये बन सकते हैं आपके सवाल। तो करंट जो एम्बेसडर है ईरान का पाकिस्तान में, उसका नाम है रजा अमीरी। रजा अमीरी साहब जो हैं ये करंट क्या है जी, पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर है। किसके? ईरान के। फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी आपने जरूर याद करना है, तो हुसैन, इस तरह से उनका नाम है हुसैन अचकजियां, इस तरह से नाम है, आप इसमें ऐड कीजिएगा। अभी खबरों में चलते रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ज़रूरी होता है इख्तियार करना। किसी भी मुल्क के बारे में जब आप कुछ इख्तियार करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और फॉरेन मिनिस्टर एक ही होते हैं, ठीक है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उसके बारे में भी सवाल बन सकते हैं। मसूद पिज़ेश्कियान जो हैं, इनके क्या हैं जी, प्रेसिडेंट हैं। इनके जो सुप्रीम लीडर हैं, जो प्रेसिडेंट मतलब सुप्रीम लीडर ही कहेंगे, सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम लीडर, वो इस वक्त जो ईरान के हैं वो अली खामनेई साहब हैं। वो कौन है जी? अली खामनेई साहब जो है इनके ईरान के क्या है जी, सुप्रीम कमांडर हैं। आगे चलते हैं। Who is current ambassador of पाकिस्तान टू ईरान? तो पाकिस्तान का कौन है जी ईरान में एम्बेसडर? तो मोहम्मद मुदस्सिर टिप्पू साहब है जी। मोहम्मद मुदस्सिर टिप्पू सुल्तान साहब जो है ना जी, क्या है जी, वो एम्बेसडर हैं ईरान में पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है।
नेक्स्ट है जी हमारा रिसेंटली विच पाकिस्तानी एक्ट्रेस डाइड। तो ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, इनकी अभी डेथ हुई है। तो ये अपने घर में जो है ना, इनकी बॉडी जो थी कई दिनों से जो है ना, जिनकी डेथ हो चुकी थी, वहाँ पे ये पाई गई। तो इन्हें क्या जो है ना, इनका नाम याद रखना है बस, आयशा खान। आयशा खान, आपने इनका नाम याद रखना है, इनकी इतने सारे जो डेट हैं वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 76 साल थी, एक्ट्रेस थी ये। तो उसके अलावा जो है ना जी, कराची में इनकी डेथ हुई है। तो इनके बहुत सारे ड्रामे थे, पाकिस्तान की जो पीटीवी थी उस पर इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अफशान ड्रामे में काम किया, रूसा में किया, फैमिली 93 में किया। बाद में इन्होंने कुछ फिल्म की जिसमें आप देखेंगे मेहंदी है, नकब जन है, भरोसा प्यार तेरा, इसी तरह से एंड बसाते दिल, इस तरह से इन्होंने मतलब काम किया हुआ था बहुत सारे उनमें। तो आयशा खान याद रखने ना, हो सकता है इस तरफ भी कभी चला जाए। मिशन का वैसे पता तो कोई नहीं है कि साइड में घूम जाए, लेकिन हमने उस एरिया को, मैक्सिमम एरिया जहाँ से सवाल बन सकते हैं, हमने उसे कवर करने की कोशिश करनी है। पाकिस्तान का बजट पेश हुआ, आपको बताया जून में पाकिस्तान का बजट पेश होता है। तो आप ये देखें कि हमारा जो आप देखें कि फिस्कल ईयर है, तो आपको बताया कि ये जून से शुरू होता है। तो जो आप कह लें कि मालियाती साल होता है, तो ये किसने पेश किया जी? औरंगजेब साहब ने किया। जो हमारे इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है जी? मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं जी। तो इन्होंने जो है ना जी, ये क्या किया जी, बजट पेश किया। कब? 10 जून को। कब? 10 जून को। बजट कौन से साल का है? 2025-26 का है बजट। 2025-2026 का ये बजट है। औरंगजेब साहब ने ये पेश किया 10 जून 2025 को। इस बजट का वॉल्यूम टोटल कितना है ये आपने याद रखना है। इसमें 17.57 ट्रिलियन है, पिछले साल से कम है, तकरीबन 1 ट्रिलियन कम है पिछले साल से। ठीक है, जिसके अंदर जीडीपी की जो ग्रोथ है उसे टारगेट किया गया कितने परसेंट? 4.2%। पिछले साल 3.6% रखा गया था ग्रोथ रेट को, जो कि अचीव नहीं हुआ। 3.6 रखा गया, वो भी अचीव नहीं हुआ। अब 4.2 रखा गया, पता नहीं अचीव होता है या नहीं होता, 1 साल बाद बात करेंगे इस पे हम। इसी तरह से इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के बारे में कहा गया कि 7.5% तक से रखने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, इसमें से जो डेट, कर्जे की जो मतलब वापसी के लिए पैसे रखे गए 8.2 ट्रिलियन, मतलब आधे जो पैसे हैं आपके वो कर्जे या कर्जे की जो किस्तें हैं वो उसे उतारने में चले जाते हैं। पीछे बचता क्या है हमारे पास? डिफेंस के एक्सपेंडिचर भी हैं हमारे, बाकी चीजें भी हैं। तो जरा देख लेते हैं, डिफेंस के हवाले से भी पूछ लेगा कितना हमने डिफेंस को एलोकेट किया है। तो इसमें डिफेंस को हमने एलोकेट किया 2550 बिलियन। 2550 बिलियन हमने एलोकेट किए डिफेंस के लिए, जो कि ज्यादा है। कितने? 20% पिछले साल की निस्बत। पिछले साल की निस्बत कितना इजाफा हुआ? 20%। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और कितने रखे गए? 2550 बिलियन हमने रखे इसमें। ठीक है, इसी तरह से हेल्थ के लिए हमने 14 बिलियन रखे। और उसके बाद एजुकेशन के लिए हमने कितने रखे जी? एजुकेशन के लिए हमने 49.5 मतलब तकरीबन कोई 40 बिलियन के करीब पैसे रखे हमने हेल्थ के लिए। ठीक है, पीएसडीपी पब्लिक सेक्टर जो डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए 224 ट्रिलियन हमने रखे टोटल। ट्रिलियन क्यों होंगे? 4.22 मतलब 4 ट्रिलियन, 4.25 ट्रिलियन के करीब करीब हमने रखे। किसके लिए? पीएसडीपी जो था उसके लिए। इस तरह से नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे जो हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इसके हवाले से सवाल बन सकते हैं। इस दफा जो थीम था वो क्या था जी? लेट्स मूव टूगेदर फॉर हेल्थ एंड कम्युनिटी। ओलंपिक्स के ऊपर अलग से एक लेक्चर मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कब शुरू हुई? 776 BC में शुरू हुई, एथेंस में, ग्रीस। वहां पे पहाड़ था ओलंपिया नामी, जहाँ पे जो ज़्यूस है उसका मेला लगा करता था कभी। उस मेले से चलते चलते फिर ओलंपिक शुरू 1896 में। 1896 में जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं वो शुरू की गई ग्रीस से, एथेंस से। फिर फ्रांस ने भी अपनी ओलंपिक्स शुरू की 1924 में, जिन्हें विंटर ओलंपिक्स कहा गया।
ठीक है। 5 उसमें रिंग होती हैं, हर एक रिंग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारे पास रेड रिंग है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट करती हैं, ब्लैक अफ्रीका को करती हैं। ग्रीन जो है हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगी आपकी ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को, वाइट एशिया को और ब्लू यूरोप को। इस तरह से ये रिंग है, इनके बारे में अक्सर सवाल बन जाता है कि जो है ना जी ये रिंग कौन कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है जी। टोटल आउटले ऑफ 2025 पंजाब बजट था, 2025 का जो पंजाब का बजट था उसके बारे में भी आपने याद रखना है कि टोटल बजट कितना था, 5.3 ट्रिलियन जो बजट था वो पेश किया गया। 5,335 बिलियन कह सकते हैं, बिलियन में अगर इसे आप काउंट करेंगे तो 5,335 बिलियन का टोटल बजट पेश किया गया 2025 और 2026 के लिए। ठीक है जी। इसका भी आपने टोटल वॉल्यूम याद रखना है। क्यूबा रिसेंटली ओपन एम्बेसी इन, तो क्यूबा ने रिसेंटली कौन से मुल्क में अपनी एम्बेसी खोली है, तो सियोल में, साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में का कैपिटल है सियोल, तो उसमें अपनी एम्बेसी खोली है अभी। क्योंकि आप देखें क्यूबा जो है ये रशिया का एलाई कंट्री है और रशिया में भी कम्युनिज्म और ये क्यूबा वाले भी कम्युनिज्म सोशलिस्ट हैं, जबकि जो साउथ कोरिया है वो अमेरिका के कैंप में कैपिटलिस्ट है। तो इनका एक इशू तो है ना। नॉर्थ कोरिया वाले तो पहले इनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे क्योंकि रशिया के साथ है वो, साउथ कोरिया वाले मुखालिफ थे, अमेरिका के साथ थे, तो इनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। अब इन्होंने अपनी एम्बेसी खोली है, किसने, क्यूबा ने। किधर, साउथ कोरिया में, सियोल में। सिंदूर पोलो फेस्टिवल के बारे में सवाल पूछा गया कि जी ये कहाँ हुआ, कौन सी डेट को, 20 से 22 जून के दरमियान में हुआ। सिंदूर पोलो फेस्टिवल इज एन एनुअल इवेंट हेल्ड इन पाकिस्तान एट सिंदूर पास, अपर चित्राल। सिंदूर पास को भी कभी कभी हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कह देते हैं। दुनिया का जो हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है वो यहाँ पे मौजूद है। पोलो ये घोड़े के ऊपर बैठ के जो खेल खेला जाता है वो वाला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर 2025 के जो हैं वो कौन है जी, साउथ अफ्रीका है। इसके बारे में न्यूज चली थी, मेरे ख्याल से इन्होंने शायद पहली दफा जीता है। साउथ अफ्रीका ने टेस्ट का चैंपियन बना 2025 का जो हुआ। रनर अप जो था वो ऑस्ट्रेलिया था। रनर अप कौन था बेटा, ऑस्ट्रेलिया था रनर अप। ठीक है जी। होस्ट किसने किया, लंदन में हुआ। कहाँ हुआ ये, लंदन के अंदर हुआ। इस तरह से जो है ना जी आप इसे करेंगे। अच्छा, प्लेयर ऑफ द मैच जो था वो ईदन मार्क राम साहब थे जी। Which two countries have largest number of nuclear weapons as per SIPRI yearbook 2025? तो बेसिकली इसमें सिंपल सा ये पूछा गया कि कौन से मुल्क हैं जिनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर जो है ना जी आप कहें कि मिसाइल मौजूद हैं या न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। तो इस वक्त आप देखें यूएसए के पास टोटल कितने हैं, यूएसए के पास टोटल कितने हैं, 5,328। रशिया के पास कितनी है, 5,580। बाकी सबके पास कम है। यूके के पास 225 हैं, फ्रांस के पास 290 हैं, चाइना के पास 500 हैं और इंडिया के पास 172 हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं और नॉर्थ कोरिया के पास 50 हैं और इजराइल के पास 90 हैं। तो सबसे ज्यादा किसके पास हुआ, रशिया के पास 5,580। ठीक है, रशिया के पास सबसे ज्यादा है। अच्छा, न्यूक्लियर पावर कंट्रीज कितनी हैं, तो इसमें इजराइल को ऐड नहीं करेंगे। कितने हैं हमारे पास, 3, 3, 6 और 2, 8 हैं। इजराइल है लेकिन उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अगर लोग कहेंगे जी ये इजराइल को साथ मिला के बताएं फिर 9 हो जाएंगे। ठीक है। पाकिस्तान विच डे मार्क इंटरनेशनल योगा डे, पाकिस्तान ने कौन से दिन को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे जो है ना ये मार्क किया है, सेलिब्रेट करने का कहा है। तो 21 जून को जो है ना
पाकिस्तान ने कहा कि हर साल 21 जून को हम क्या बनाएंगे, इंटरनेशनल योगा डे। योगा आपको एक्सरसाइज है, सबसे बेहतरीन जो एक्सरसाइज है वो तो नमाज है। आप नमाज पढ़ें, उसी में आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो खैर ये इंडेक्स के लिए एक दिन मनाया गया कि इंसान जो है ना जी एक्सरसाइज करे कुछ थोड़ी बहुत, ताकि जो है ना वो क्या हो जी, वो हेल्दी रहे। इसलिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के हवाले से जो है ना जी सवाल ज़रूर बनता है। तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है जी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे। ठीक है, इसका थीम भी याद रखना चाहे तो रख लीजिएगा, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। आपको तो प्लास्टिक कई साल लगती है वो से डिस्ट्रॉय होने में, वो पड़ी रहती है, माहौल को ख़राब करती रहती है। तो इसलिए जो है ना जिस दफ़ा इन्होंने क्या थीम रखा है कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, कि प्लास्टिक की जो पोल्यूशन है उससे हमने क्या करनी है, शिकस्त देनी है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल 14 जून को मनाया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड रेफ्यूजीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, इसका करना चाहे तो कर लीजिएगा, 20 जून है। तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो रेफ्यूजीज हैं, जो मुहाजिरीन हैं, उसे होस्ट कर रहा है अफगानी जो है पाकिस्तान में। 30 से 40 लाख अफगानी है जिन्हें पाकिस्तान में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेटा आपके कुछ क्वेश्चन थे 2024 जून 2024 के अभी तक जो इवेंट हुए हैं, इंसिडेंट हुए हैं, और कुछ माइके भी डाले मैंने इसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।